So, hello everyone. I welcome all of you back on my channel. And today I'm going to discuss a mock test on retirement and tax planning specialist module of CFP exam. As you all know that this exam is basically divided into two parts, retirement and tax, and you can expect 50% from retirement and tax both. तो आज मैं कुछ टैक्स से क्वेश्चन लेने वाला हूँ, टैक्स का एक मॉक टेस्ट कराने वाला हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए एग्जाम के लिए, एंड दैट कैन बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इवन अंडरस्टैंडिंग योर कॉन्सेप्ट्स ऑल्सो. सो लेट्स बिगिन. So, student, this is basically text test one, and these are the questions which have been prepared with the experience the student who have given the exam previously. So, question number one है, which are the perquisite exempt from tax? I hope that you know difference between allowances and perquisite. पर allowances वो हैं जो आपकी सैलरी में डायरेक्ट क्रेडिट होते हैं, जैसे आपका हाउस रेंट अलाउंस हो गया, आपका मेडिकल अलाउंस हो गया, राइट. परक्विजिट एक ऐसा वैल्यू है जो आपका एम्प्लॉयर क्रिएट करता है आपके लिए, जो हो सकता है सैलरी का पार्ट नहीं हो, लेकिन आपको, जैसे फॉर एन एग्जांपल, आपको रेंट फ्री अकोमोडेशन दे दिया, आपको मान लीजिए इंटरेस्ट फ्री लोन दे दिया, आपको कंसेशनल लोन दे दिया, आपको गाड़ी दे दी, आपका हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम आपका एम्प्लॉयर जमा करा रहा है. तो ये बेसिकली डायरेक्ट आपको सैलरी क्रेडिट नहीं की जा रही, बल्कि आपको कुछ सर्विसेज दी जा रही हैं जिसका कुछ वैल्यू बन सकता है. तो क्या सारी वैल्यू जो आपका एम्प्लॉयर आपके लिए क्रिएट कर रहा है 100% टैक्स फ्री है, या 100% टैक्सेबल है, या पार्टली बेसिकली मान लीजिए वो टैक्सेबल है? तो अलग अलग परक्विजिट के लिए अलग अलग रूल्स. स्टूडेंट्स, यहाँ बोला गया कौन से एग्जिम फ्रॉम टैक्स, इस पे टैक्स ही नहीं लगेगा. तो नंबर वन है मेडिकल बेनिफिट. जनरली जो मेडिकल बेनिफिट आपका एम्प्लॉयर आपको देता है, उसका मतलब यह है कि मान लीजिए एम्प्लॉयर का खुद का हॉस्पिटल है, या किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एम्प्लॉयर ने आपके एम्प्लॉय या उसकी फैमिली में कोई बीमार हुआ और उसका सारा खर्चा यानी रीइंबर्समेंट किया, तो बेसिकली किसी तरह की वैल्यू नहीं बनेगी, कुछ टैक्स नहीं किया जाएगा. सेकंड है लीव ट्रेवल रिइंबर्समेंट. लीव ट्रेवल रिइंबर्समेंट का मतलब ये होता है कि मान लीजिए एम्प्लॉय कहीं घूमने गया और एम्प्लॉयर ने उसके टिकट का यानी ट्रेवल का पैसा रिइंबर्स किया, दैट इज कॉल्ड लीव ट्रेवल रिइंबर्स. दैट इज आल्सो एग्जाम्प्ट अप टू द लिमिट व्हिच हैव बीन डिस्कस्ड इन द बुक. रेंट फ्री अकोमोडेशन, मान लीजिए किसी को दिल्ली बंबई किसी भी शहर में कंपनी ने रेंट फ्री अकोमोडेशन दे रखा है, तो क्या ये टैक्स एग्जम्प्ट है? बिल्कुल भी नहीं है, राइट. अगर वो प्राइवेट एम्प्लॉई है तो वो किस शहर में रह रहा है इस बात पर डिपेंड करेगा, और शहर के हिसाब से उसकी वैल्यू एक बनेगी और उसकी सैलरी में जोड़ी जाएगी. गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो लाइसेंस फी होती है. हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर एम्प्लॉयर जमा करा रहा है तो वो टैक्सेबल नहीं है, दैट इज एब्सोल्युटली एग्जम्प्ट फ्रॉम द एम्प्लॉय. और इनफैक्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का रिइंबर्समेंट भी अगर एम्प्लॉयर कर रहा है तो भी वो टैक्स फ्री है. लेकिन क्लब फीस पेमेंट ये टैक्सेबल है. तो इसमें दो टैक्सेबल है, रेंट फ्री अकोमोडेशन एंड क्लब फीस पेमेंट. बाकी तीन एग्जम्प्ट है. तो आंसर हो जाएगा ए, बी एंड डी आर एग्जम्प्ट. तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ पूरी पकड़ के नॉलेज भी लेके चलनी है. क्वेश्चन टू कहता है, एज पर द रेजिडेंसी रूल अंडर द इनकम एक्ट टैक्स एक्ट 1961, इनकम विच अक्रू एंड अराइजेज आउटसाइड इंडिया विल बी टैक्सेबल फॉर द एसएससी हु इज. अब आप ये सोचिए कि इंडिया से बाहर अक्रू अगर इनकम होगी तो वो किसके लिए टैक्सेबल होगी? क्या नॉन रेजिडेंट के लिए होगी? बिल्कुल भी नहीं. नॉन रेजिडेंट की हमें इंडिया से बाहर अक्रू या इंडिया से बाहर रिसीव्ड इनकम से कोई मतलब नहीं है, दैट इज नॉट टैक्सेबल फॉर नॉन रेजिडेंट. अब बात आई आरओआर और आरएनओआर की. तो आरएनओआर में रूल क्या होता है कि आरएनओआर की वो इंडिया से बाहर अक्रूड इनकम टैक्सेबल होगी जिस बिजनेस का कंट्रोल इंडिया से, अदरवाइज उसका भी नहीं है. लेकिन जो रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, उसकी ग्लोबल इनकम पे हम लोग टैक्स लगाते हैं, चाहे वो इंडिया में अक्रू हो, चाहे इंडिया से बाहर अक्रू हो, चाहे वो इंडिया में रिसीव हो, चाहे वो इंडिया से बाहर रिसीव हो. आरओआर रेजिडेंशियल स्टेटस की ग्लोबल इनकम हम टैक्स करते हैं. So this is what you should have an understanding. एक छोटा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, दामोदर दास इज 30 years old, इज वर्किंग इन ए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन. ध्यान रखो टैक्स के क्वेश्चन में प्राइवेट और गवर्नमेंट का बहुत चक्कर होता है. बहुत सारे रिटायरमेंट बेनिफिट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए टैक्स फ्री, जैसे कम्यूटेशन ऑफ पेंशन टैक्स फ्री गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, राइट. ही इज लिविंग इन मुंबई एंड इज मंथली सैलरी स्ट्रक्चर ये दिया हुआ है, बेसिक डीए, एंटरटेनमेंट अलाउंस, सिटी कंपल्सरी अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस एंड बाकी इंफॉर्मेशन. आपसे पूछा है कि कैलकुलेट इज इनकम अंडर द हेड सैलरी असेसमेंट ईयर 22-23. अब देखो, बेसिक सैलरी टैक्सेबल है, डियरेंस अलाउंस टैक्सेबल है, एंटरटेनमेंट अलाउंस ये पर मंथ है सब कुछ. एंटरटेनमेंट अलाउंस गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए एग्जाम्प्ट है एक लिमिट तक, लेकिन प्राइवेट के लिए 100% टैक्सेबल है. सिटी कंपल्सरी अलाउंस 100% टैक्सेबल है. एचआरए पार्शली टैक्सेबल है. मेडिकल अलाउंस टैक्सेबल है.
अब इसकी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं और सीख लेते हैं कि इसको कैसे करना है। तो इनकम क्या बनेगी सैलरी हेड में, लेट्स अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। और जैसा कि मैं हमेशा हर क्लास में बोलता हूं कि चीजों को हम समझ के करेंगे तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, सो लेट्स अंडरस्टैंड। सबसे पहले तो हम एचआरए की कैलकुलेशन बाद में कर लेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन सिर्फ एचआरए की करेंगे। बेसिक इज 40,000 इंटू 12। डीएनएस अलाउंस इज 50%, तो इसका 50% कर लो। एंटरटेनमेंट अलाउंस 1500 इंटू 12, ये हो गया। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस 5,000 इंटू 12, एनुअली कर रहा हूं मैं सब। और आपका मेडिकल अलाउंस 2500 इंटू 12। एचआरए में हमें पार्शियल एग्जाम्पशन देना है, इसलिए कैलकुलेट सेपरेटली करेंगे, बाकी 100% टैक्स। ये तो आप साइड में कर लीजिए। 828। अब एचआरए में तीन नियम आपको पता होने चाहिए। एक्चुअल एचआरए रिसीव कितना मिला है, ये देखो। एचआरए मिला है 15,000 रुपये महीना, ये हो गया सर 15,000 इंटू 12, ये पूरे साल का एचआरए हो गया। सेकंड कंडीशन है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो रेंट कितना पे किया, 16,000। तो 16,000 रुपया पर मंथ रेंट है इंटू 12 माइनस 10% ऑफ सैलरी। सैलरी कैलकुलेशन बहुत अच्छी तरह से डेफिनेशन याद होनी चाहिए। एचआरए केस में सैलरी की डेफिनेशन है बेसिक प्लस डीए, उतना डीए जितना रिटायरमेंट के बेनिफिट के लिए काम आता है, प्लस अगर कोई परसेंटेज फॉर्म में कमीशन है टर्नओवर, तो वो तो है नहीं यहाँ पर। डीए में देखो लिखा हुआ है कि डीए फॉर्म्स पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, तो आप पूरा ले लो क्योंकि पूरा रिटायरमेंट के काम आ रहा है। 10% किस किस का, तो अब सैलरी क्या हो गई, वही बेसिक प्लस डी हो गई। बेसिक भी पूरी लेनी है, डी भी पूरा लेना है, कमीशन है नहीं। तो ये आपके हो गए सेकंड पॉइंट। अब आपका तीसरा पॉइंट है 50 या 40% ऑफ सैलरी। तो अगर ये मेट्रो में है तो 50, और नॉन मेट्रो में है तो 40। मुंबई में रहता है तो डेफिनेटली 50 आएगा। 50 इंटू सैलरी वही आ गई जो आपने पहले ली थी। लो, इन तीनों में से जो भी सबसे कम होगा स्टूडेंट वो एग्जेम्प्ट होगा। तो 120 इज एग्जेम्प्ट, यानी इस पे टैक्स नहीं लगाना है। और मिला कितना, 180। तो 180 मिला और 120 एग्जेम्प्ट हो गया, तो सर ये तो बिल्कुल समझ में आ रहा है कि 60,000 रुपये टैक्स। अब इसमें क्या करो, 60,000 रुपये और जो कि टैक्सेबल एचआरए है, राइट। तो आपको अगर सैलरी इतनी इंफॉर्मेशन दी हुई है तो आपकी जो इनकम हो गई सैलरी हेड में वो हो गई 888 आई होप दिस मस्ट बी एब्सोल्युटली क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब ऐसे देखो चौथा क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, मैं दे रहा हूं आपको, आप एक होमवर्क भी कर सकते हो इसका, राइट। और कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इस तरीके से आपको करना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। विनीत owns a property in Mumbai and self occupies that property for throughout the year. विनीत के पास एक प्रॉपर्टी बॉम्बे में है और उसी में वो 12 महीने रहता है। He incurred repair expenses of 20,000, insurance expenses of 10,000 and municipal taxes of 50,000, 15,000 and interest on borrowed capital is 220। इस पे जरूर क्वेश्चन आ सकता है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल पे, ध्यान रखिएगा। Which was taken after 1st April 1999, which is allowed डिडक्शन अंडर सेक्शन 40। अब देखो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस में आपको क्लियर होना चाहिए कि मैक्सिमम डिडक्शन 2 लाख रुपए कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, राइट। 1 अप्रैल 1999 के बाद, अगर उससे पहले तो वो सिर्फ 30,000 रुपए तक की लिमिटेड रह जाएगी। 1 अप्रैल 99 के बाद भी अगर सिर्फ रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए है तो वो सिर्फ 30,000 होगा, राइट। तो यहाँ अगर कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया गया है तो 2,20,000 की जगह आप मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, 2 लाख रुपए का डिडक्शन दे सकते हैं। म्यूनिसिपल टैक्स का डिडक्शन ध्यान रखिएगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस में नहीं मिलता है। वो मिलता है जब आपने प्रॉपर्टी कहीं लेट आउट कर रखी हो तो डिडक्शन होता है। सेकेंडली यहाँ ये भी बता देता हूं कि 2 लाख रुपए का मैक्सिमम डिडक्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए है। लेकिन अगर आपने प्रॉपर्टी लेट आउट कर रखी है और फिर इनकम काउंट कर रहे हो और फिर आप बोरोड कैपिटल पे इंटरेस्ट का डिडक्शन ले रहे हो तो विदाउट सीलिंग लिमिट ले सकते हो, यानी कितना। क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन के लिए लोन है बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 6। Ajay inherited a small piece of land in May 2016, consequent to the demise of her father. Inherit हो गया 2016। The land was acquired by her father in April 1998 for 20,000 रुपया। अब देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग और समझने वाली बात है कि मई 2016 में इनहेरिट हुआ। मई 2016 फादर ने खरीदा था 1998। अब यहां वैल्यू जो मान लीजिए 1 अप्रैल 2001 को आपको वैल्यू दे दिया
2,75,000। यहाँ बीच में 1 अप्रैल 2001 का क्या रेलेवेंस है वही बता दूंगा आपको। 2,75,000 तो ये हो गया आपका। और मई 16 में जब बेटे के पास प्रॉपर्टी आई तो सर वैल्यू 450 था। और फाइनली नवंबर 2020 में बेटे ने इस प्रॉपर्टी को बेच दिया। 1 2 3 4 5। आई होप आप सब जो तैयारी कर रहे हैं आपको पता होगा कि प्रॉपर्टी के केस में लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट बनने के लिए प्रॉपर्टी को 24 महीने होल्ड करना पड़ता है भाई, 24 मंथ्स। तो आराम से 24 मंथ्स बनेगा। एक बात को समझो कि कोई भी प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस होके आए तो उसकी कॉस्ट क्या माने? क्या ये मानू सर, क्या ये मानू सर, या 1998 में जो 20,000 रुपए में खरीदी थी वो मानू सर? ध्यान दो, प्रॉपर्टी आपने नवंबर 2020 में बेची, बेटे को 4,50,000 की वैल्यूएशन थी जब वो आई, उससे कोई मतलब नहीं। वैल्यू हमेशा प्रीवियस ओनर की ली जाएगी। किसकी ली जाएगी? फादर की इन दिस केस। लेकिन सर ये लूं या ये लूं? 1 अप्रैल 2001 से पहले की अगर प्रॉपर्टी बाय की गई है तो प्लीज समझ लो कि वैल्यू लोगे आप 1 अप्रैल 2001 को, जो भी फेयर मार्केट वैल्यू है, क्योंकि उससे पहले का इंडेक्सेशन फिगर ही नहीं है हमारे पास। तो 1 अप्रैल 2001 से पहले का कोई भी इंप्रूवमेंट है प्रॉपर्टी में उसे इग्नोर कर दो, और कोई भी परचेज वैल्यू उसे इग्नोर कर दो। 2,75,000 रुपए की इसकी कॉस्ट मानी जाएगी और वो यहीं से इंडेक्स होगी। इंडेक्स भी यहां से नहीं होगी, वो इंडेक्स भी 1 अप्रैल 2001 से ही होगी। दैट हैज टू बी वेरी वेरी क्लियर, राइट? तो दिस इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई। ये कहता है कि अंकुर हैज परचेज रेजिडेंशियल हाउस इन सितंबर 2005। कोई बात, 5,25,000, और एक एडिशनल अमाउंट 2.5 लाख रुपए का और लगा दिया दिसंबर 2006। फाइनेंशियल ईयर बदल गया है, ध्यान रखिएगा दोनों केस में। यहाँ पर 5-6, वहां पे 6-7। और जून 19 में इसने भाई प्रॉपर्टी बेच दी 40 लाख। सबसे पहले देखा करो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट है या शॉर्ट टर्म? सर लॉन्ग टर्म है, राइट? साफ साफ दिख रहा है। अब 40 लाख की असेट है जो बेची है, तो क्या कॉस्ट को मैं 5,25 और 2,50 मानू? नहीं सर, इंडेक्सेशन बेनिफिट दे सकता हूं प्रॉपर्टी में, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट है। इसको कहां से दूंगा सर? इसको 5-6 से दूंगा सर। इसको कहां से दूंगा? इसको 6-7 से दूंगा सर। फिगर दिए हुए हैं क्या? ये थोड़ा सा ये 6 मई 6 जून हो गया, लेकिन आपको मैं ऐसे लिख देता हूँ। 2005, 2006, 2006, 2007, बस। अब आप इसका इंडेक्स कर लो। कॉस्ट कैसे इंडेक्स होती है? 5,25 इंटू 289, यानी जिस साल बेचा है उसका इंडेक्सेशन ऊपर आएगा, फिगर CII। और ये आपके आ गया 117। तो ये हो गया 5,25 इंटू 289 डिवाइड बाई 117, ठीक है। और एक आपका 250 मल्टीप्लाई बाय 122, सॉरी 289 डिवाइडेड बाय, कोई बात। अब इन दोनों को जोड़, ये आपकी जो आई, ये आई आपकी कॉस्ट। अब आपकी कॉस्ट ये मानी जाएगी, बेचा कितने में सर? 40 लाख। ये रिमेनिंग कहलाएगा आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। कहानी कहती है कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेच के दोबारा एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद ली गई, न्यू हाउस, फ्रॉम द सेल प्रोसीड फॉर ₹20,20 लाख। तो सेक्शन 54 कहता है कि अगर आपने अपने कैपिटल गेन के एक्सटेंट तक दोबारा कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद ली तो सेक्शन 54 में आपको रिबेट मिल सकती है। तो अगर आपने 20 लाख रुपए दोबारा प्रॉपर्टी खरीद ली रेजिडेंशियल हाउस, तो रिबेट ले लो, 1 2 3 4 5, तो मैं आपका बचा हुआ कैपिटल गेन ही टैक्स करूंगा, राइट? तो ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बराबर हमें देखने को मिलते हैं।